हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। बात कर रहे होंगे आज के अपने टॉपिक पे, जिसमें हमने आपको कंप्लीट थर्ड यूनिट तक के रिवीजन करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। कंप्लीट रिवीजन करवाया गया है और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है 100% एग्जाम में यहाँ से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन की भी मैंने आपको एक वीडियो दे दी है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ और क्वेश्चन करवा दिए जाएं ताकि एग्जाम में आपके 100% जो है वो यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाए। तो पहला अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है आपका कि विकलांग छात्र और 2 बार असाधारण बच्चों के लिए जब आप पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं तो वहां पर क्या-क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, जो कि यूनिट 4.1 का पहला ही टॉपिक आपका है कि कैरिकुलम चैलेंजेस फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी एंड ट्विस्ट एक्सेप्टेंस रीजन। तो बस इसी टॉपिक को हम आपके साथ कवर कर रहे होंगे और जानेंगे क्या-क्या समस्याएं आती हैं। यहाँ पर जानने वाली जो बात है तो सबसे पहले यही है कि आप ये समझ पाएँ कि दिव्यांग बच्चे किसे कहते हैं और 2 बार असाधारण बच्चे हम किसे कहते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि दिव्यांग बच्चे कौन हैं या 2 बार असाधारण बच्चे कौन हैं, तो हम अपने उन बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण सही प्रकार से जो है वो नहीं कर पाएँगे, ना ही हम उनके मतलब उनके पाठ्यक्रम के निर्माण में आ रही चुनौतियों को समझ सकते हैं। तो डिसेबल तो आप सभी जानते हैं कि हम तो सबसे पहले आप जानते ही हैं डिसेबल बच्चे हम किसे कहते हैं। तो उसके बाद हमें इम्पोर्टेंट जो जानना है वो 2 ही है, मतलब ट्विस्ट एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं। ये ना आपसे शॉर्ट टाइप में पूछ सकता है कि 2 बार असाधारण बच्चों से तात्पर्य क्या होता है। तो 2 बार असाधारण बच्चों का तात्पर्य होता है कि जब कोई एक ऐसा बच्चा हो जो कि अगर हम बात करते हैं उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, साथ ही साथ उसके अंदर डिसेबिलिटी होते हुए भी कोई एक बहुत अच्छी उसके अंदर क्षमता भी हो। एक अक्षमता के साथ-साथ जब किसी बच्चे के अंदर एक बहुत अच्छी क्षमता भी होती है, जो कि सामान्य बच्चों से कहीं ज़्यादा उनके अंदर क्षमताएँ होती हैं, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, 2E वाले बच्चे कहते हैं, ट्विक्स एक्सेप्टेंस चिल्ड्रन कहते हैं, 2 बार असाधारण कहते हैं। पहली बार असाधारण, देखिए 2 बार असाधारण लिखा है ना, तो पहली बार असाधारण है, दूसरे लोगों से अलग है अपनी दिव्यांगता की वजह से, साधारण नहीं है क्योंकि वो दिव्यांग हैं। दूसरी बार असाधारण है अपनी एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शीतल देवी का नाम सुना होगा, जिन्हें अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया। आप मेरे ही चैनल पर एक वीडियो देख सकते हैं आर रमन्ना का, ठीक है, जिनको भी अभी जो है वो सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी तारे जमीन पर, ठीक है, तो उसमें भी जो है आपका एक बच्चा था जिसको आर्टिज्म था, लेकिन उसकी आर्ट की एबिलिटी बहुत अच्छी थी। तो ऐसे ही लोग जो हमारे समाज में डिसेबल होते हैं, लेकिन डिसेबिलिटी के साथ साथ किसी ना एक प्रकार की जो बेहतर एबिलिटी है, जो कि दूसरे बच्चों में, एक सामान्य बच्चे में नहीं होती है, उस एबिलिटी को लिए रहते हैं। तो ऐसे ही लोगों को हम ट्विस्ट एक्सेप्शन चिल्ड्रन जो है वो कहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि ऐसे बच्चों के लिए कैरिकुलम के निर्माण में हमें क्या-क्या चुनौतियाँ जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दिव्यांग वाले बच्चे हैं, उन छात्रों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित क्या-क्या चुनौतियाँ हम फेस करते हैं। सबसे पहला है पहुँच संबंधी सामग्री। आप जानते हैं एक डिसेबल बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स होने चाहिए। हमारी कंट्री एक विकासशील देश है और वहाँ पर आप मतलब मान लीजिए कि पैसे हैं भी, तो भी एक प्रॉपर तरीके से क्या होता है कि मैनेजमेंट की कमी की वजह से या फिर घूसखोरी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से वो सही जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो हर जगह पर पहली बात तो स्कूल की अवेलेबिलिटी हर जगह पे नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो मतलब पहुँच योग्य सामग्रियाँ हैं, वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो, ब्रेल है और साइन लैंग्वेज में जो है वो कैप्शनिंग है। ये सब चीज़ें हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाती, तो जो ये बहुत संबंधित सामग्रियाँ हैं, इनके अभाव में भी जो है हम एक बेहतर पाठ्यक्रम निर्माण नहीं कर पाते हैं। अगला है आईपी जो होती है, व्यक्तिगत शिक्षा जो योजनाएँ होती हैं, कई बार सीधा पूछा जाता है कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम होता है, इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। तो वो जो दिव्यांग वाले छात्र होते हैं, उनके उपयुक्त आईपी का विकसित और क्रियान्वयन करना एक चुनौतीपूर्ण होता है कि भई उनके लिए मतलब आईपी को बनाने के लिए ना एक प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत होगी, जो कि बेहतर जानते हों कि किस प्रकार से आईपी का निर्माण किया जाता है। तो और आईपी का निर्माण करना ही नहीं, उसके निर्माण के साथ-साथ उसका क्रियान्वयन करना भी, वो एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और जिसमें छात्र की विशेष आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना, लक्ष्य और उद्देश्यों की स्थापना किया जाना और उपयुक्त सुविधाओं और संसाधनों का निर्धारण किया जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट होती हैं। लेकिन ये सही चीज़ें से इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से हम एक कठिनाई का अनुभव करते हैं ऐसे बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करने में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका है कि एक समावेशी कक्षा वातावरण के निर्माण में भी बेहतर समावेशी कक्षा वातावरण के निर्माण में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ जो हैं वो सामने आती हैं।
कि कभी-कभार संसाधनों की वजह से नकारात्मक सोच की वजह से, ये सारी बहुत सारी समस्याएँ हो जाती हैं, जिनकी वजह से हम एक समावेशी वातावरण के जो निर्माण है, उनकी प्रक्रियाओं में सही प्रकार से जो है वो समस्या उत्पन्न होती है, संचार संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, अलग-अलग एबिलिटी वाले बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे, तो उनके लिए हम एक पाठ्यक्रम का निर्माण करना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन है। आप जानते हैं हर एक बच्चे की अपनी अलग-अलग आवश्यकताएँ होती हैं, अलग-अलग प्रकार से वो सीखते हैं। तो इन बच्चों के लिए एक अनुकूलित पाठचर्या का निर्माण करना कहीं न कहीं एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि हम एक ऐसी पाठचर्या का निर्माण करें, जिससे हर बच्चे की नीड को फुलफ़िल कर सकें। तो ऐसी पाठचर्या के निर्माण में भी हमें बहुत सारी समस्याएँ जो है वो देखने को मिल जाती हैं। सहायक तकनीकियाँ हैं, ठीक है? जो आपके ऐसे जो आपके रिक्वायरमेंट होती है ऐसे इंस्ट्रूमेंट की, जैसे हियरिंग एड्स हो गए, ठीक है? और या फिर आप कह सकते हैं व्हील चेयर्स हो गए, जो मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट उनकी जो इक्विपमेंट होता है, वो सही प्रकार से अवेलेबल ना होने की वजह से हम ऐसे बच्चों को समाहित नहीं कर पाते इंक्लूज़न में, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं, समाज की नकारात्मक सोच भी कहीं न कहीं इसमें ज़िम्मेदारी होती है। मूल्यांकन का जो तरीका होता है वो भी क्योंकि हमें बच्चे के डिफरेंशियल जो ये बच्चे अलग-अलग प्रकार के हैं और उनकी नीड को फुलफ़िल करते हुए हमें अपने मूल्यांकन के तरीकों को भी करना पड़ेगा, जो कि हर समय जो है वो अलग-अलग प्रकार के मूल्यांकन को बच्चे पर लागू करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि मूल्यांकन संबंधी भी बहुत सारी समस्याएँ आती हैं कि एक बच्चा है जो दौड़ नहीं पा रहा है, एक बच्चा है जो देख नहीं पा रहा है, एक बच्चा है जो सुन नहीं पा रहा है और हम एक ऐसा इवैल्यूएशन का सिस्टम रखें जिससे हर बच्चे की नीड को हम फुलफ़िल कर सकें। तो इससे बहुत सारी समस्याएँ जो है वो देखने को मिलती हैं। हम पढ़ रहे होंगे कि 2 बार असाधारण बच्चों से संबंधित कौन-कौन सी समस्याएँ आती हैं। तो सबसे पहली जो समस्या आती है वो पहचान की आती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या 2 बार असाधारण बच्चों को पहचानना बहुत आसान काम होता है या उनके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करना बहुत आसान होता है? तो हम कहेंगे कि नहीं, दोनों ही बहुत हार्ड काम होते हैं। जैसे एक बच्चा है जो डिसेबल बच्चा है, ठीक है? तो अगर आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, आप देखते हैं ना उसमें बहुत सारे टीचर्स आते हैं और सारे टीचर्स क्या करते हैं, उस बच्चे की बस कमियों पर उनका नज़र होता है कि हाँ, ये सही से बोल नहीं पाता, सही से लिख नहीं पाता, ठीक है? इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता है, अपने लेज़ नहीं बाँध पाता। इस तरह से मतलब उसकी कमियों पर ज़्यादा नज़र रहता है, लेकिन अच्छाइयाँ कोई एक ही पहचान पाता है, जो बहुत वेल ट्रेन्ड होता है, ठीक है? तो यही प्रॉब्लम होती है कि इन बच्चों की पहचान में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे आपको पता ही नहीं है कि रोग क्या है, तो फिर आप इलाज किसका करोगे? सेम ऐसे इन बच्चों के साथ होता है कि सबसे पहली बात तो इन बच्चों की जो डिसेबिलिटी होती है ना, वो हावी होती है इनके ऊपर और इनकी जो क्षमताएँ होती हैं, जो इनके अंदर एबिलिटी होती है, वो कहीं न कहीं इनकी डिसेबिलिटी जो है, वो इनकी एबिलिटी को दबा दबा देने का काम करती है। तो ऐसे बच्चों का पहचान करना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है कि अगर कोई ऑटिज़्म वाला बच्चा है, तो उसके अंदर कौन-सी अच्छी एबिलिटी है। कोई अगर डिसेबल पर्सन है, तो मतलब लोकोमोटर डिसेबल हैं, तो किस क्षेत्र में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसकी पहचान करना ही अपने आप में बहुत चैलेंज होता है। और जब तक हम पहचान नहीं कर पाएँगे, हम उस प्रकार से जो है वो बच्चों को सुविधाएँ भी नहीं दे सकते हैं। अगला है गलत निदान। कभी-कभी क्या होता है कि गलत पहचान की वजह से, ठीक है? गलत पहचान की वजह से भी क्या होता है कि बच्चों को बहुत सारी समस्याएँ देखने को मिल जाती हैं। विकलांगता हमेशा उन बच्चों की प्रतिभाओं को छिपाने का काम करती है क्योंकि कोई डिसेबल है, पैर से नहीं चल पा रहा है, तो कोई भी बच्चा कोई भी देखता है तो कहता है कि अरे बेचारा ये तो लंगड़ा है, ये क्या 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 ही कर पाएगा। लेकिन वो ये नहीं देखते कि लंगड़ा तो है, ठीक है लंगड़ा है, लेकिन कुछ अच्छी एबिलिटी भी तो है उसके अंदर, उसको पहचानना और कभी-कभार गलत तरीके से भी उसकी पहचान कर ली जाती है कि एबिलिटी कुछ और है, उसको एनहांस कुछ और चीज़ों में किया जा रहा है, टीचर किसी और चीज़ को प्रमोट कर रहा है। तो उनकी आवश्यकताओं की अगर हम पूरी तरह से पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो भी एक समस्या बन जाएगी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हम जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं या पाठ्यक्रम में अनुकूलन करते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि बच्चे की उम्र का, बच्चे की नीड का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उसकी मानसिक योग्यताओं का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो अपनी डिसेबिलिटी में भी हैं और एक एक्स्ट्रा एबिलिटी को लेकर भी बैठे हैं, तो पहचान करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। पहचान करने के बाद इनके लिए उन सारे मटेरियल्स उपलब्ध कराना भी अपने आप में मुश्किल होता है। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है कि आपको बच्चे की डिसेबिलिटी को जो है वो उसके स्तर को कम करना है, कि वो उसे डिसेबिलिटी से बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन उसकी जो एबिलिटी है उसको आपको एनहांस करना है, उसे आपको बढ़ाना है।
तो आप सोचिए कि एक तरफ आपको क्या करना है कि बच्चे की डिसेबिलिटी को कम करना है, उसके स्तर को कम करना है, उसकी परेशानियों को कम करना है। दूसरी तरफ आप ही को जो है वो बच्चे के लिए एक बेहतर करिकुलम का निर्माण करना है, जिससे उसकी जो एबिलिटी है वो बेहतर हो जाए। जैसे वो स्पोर्ट में अगर मान लीजिए अच्छा है, तो एक तरफ तो आपको उसकी डिसेबिलिटियाँ बहुत सारी चैलेंजेस अपने साथ लेकर के आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ बच्चों को होती है और ऐसी परेशानियों के साथ-साथ बच्चे की एबिलिटी को एनहांस करने के लिए एक प्रॉपर योजना का निर्माण करने के लिए बहुत प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत होती है। अगर एक प्रॉपर हम योजना नहीं बना पाएँगे, तो भी हम बच्चे को बेहतर तरीके की जो सुविधाएँ हैं, वो नहीं दे सकते हैं। उसके बाद सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताएँ, ऐसे बच्चों को बहुत सारी मतलब सामाजिक और भावनात्मक जो ज़रूरतें होती हैं, वो बच्चे की होती हैं, क्योंकि बच्चा अपनी डिसेबिलिटी से जो है वो मतलब कहीं न कहीं उसके अंदर हीन भावना रहती है, लेकिन वो अपनी अंदर की एबिलिटी को एनहांस करने के लिए तत्पर होता है। समाज का सही अगर उसको साथ मिल जाता है या फिर अगर नहीं मिल पाता है, साथ मिलेगा तो अच्छा डेवलप कर जाएगा, अगर नहीं मिल पाएगा साथ, तो बच्चे का वहाँ पर भी बेहतर डेवलपमेंट नहीं होगा। ऐसे बच्चे अकेला महसूस करना, वो पूर्ण है अपने आप में, ठीक है? क्योंकि उनके अंदर भी एक एबिलिटी है जो उन्हें अपने आप में पूर्ण बनाती है। जैसे मान लीजिए शीतल देवी हैं, ठीक है? तो क्या है वो अपने आप में पूर्ण हैं, तो उन्हें तीरंदाज़ी इतनी बेहतर तरीके से आती है जो कि एक दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। उस क्षेत्र में वो अच्छी हैं, लेकिन ऐसी डिसेबिलिटियों की वजह से वो अपने आप को कहीं न कहीं ऐसा होता है कि अगर हम इन बच्चों को प्रमोट ना करें या इन बच्चों को मोटिवेट ना करें, तो ये बच्चे अपनी पूर्णता में भी अपनी अपूर्णता का अनुभव करते हैं कि मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ या फिर मतलब मेरा जीवन क्या ही है, ठीक है? मतलब अपने आप को ही ये कोसते रहते हैं, लेकिन ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, तो पहचान ना होने की वजह से ऐसी समस्याएँ देखने को मिल जाती हैं। निराशा कि कोई भी जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत दुबला-पतला व्यक्ति है, तो मतलब वो क्या है कि अपने आप में बिल्कुल ठीक है, अपने आप में बिल्कुल खुश है, लेकिन समाज का नज़रिया क्या होता है, जब उसे समाज उसे अपने समाज की नज़र से वो अपने आप को देखता है, तो उसे लगता है कि नहीं, समाज देखेगा तो क्या कहेगा कि मतलब खाना नहीं मिलता या इस तरह की भावनाएँ रखता है। तो वो कहीं न कहीं बहुत खुशमिजाज इंसान भी जो कि भले ही दुबला-पतला है, आप देखेंगे लेकिन उसके चेहरे पर भी एक मायूसी आपको नज़र आएगी। उतना ज़्यादा वो आपको एक्टिव नहीं नज़र आएगा, जितना एक नॉर्मल पर्सन नज़र आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी ऐसे ही डिसेबल पर्सन के भी साथ होता है कि वो अपनी डिसेबिलिटी को लेकर के भले ही वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक निराशा-सी होती है कि मतलब मैं इस तरह से हूँ या वो लोग देखेंगे तो फिर मुझे क्या कहेंगे? वो हमेशा एक सकुचे-सकुचे से रहते हैं, ठीक है? तो ये सारी उनको बहुत सारी भावनात्मक ज़रूरतें होती हैं जो कि अगर हम फुलफिल नहीं करते हैं, तो हम बच्चे के लिए एक बेहतर पाठ्यक्रम का निर्माण भी फिर नहीं कर पाएँगे। ये सब चीज़ें एक समस्या बन जाती हैं हमें बच्चे के पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए। साथ ही साथ जो पेशेवर विकास है, जैसे एक बच्चे को सँभालने के लिए ऐसे टूई वाले बच्चों को सँभालने के लिए विशेष शिक्षक को बहुत प्रशिक्षित होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन बच्चों के मतलब इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास इतने वेल ट्रेन्ड टीचर का भी जो है वो अभाव होता है। जो अगर हम बात करते हैं पेशेवर जो होंगे मतलब जो भी व्यावसायिक होंगे इस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, वो बच्चे की पहचान, बेहतर रणनीति, ठीक है, विवेकशीलता इन सब चीज़ों पर उनको बेहतर फ़ोकस करना रहता है। लेकिन अगर उनको सही प्रशिक्षण नहीं मिला है, सही तरीके से वो जानते ही नहीं है कि ऐसे बच्चों को हैंडल कैसे करना है, तो फिर वो चीज़ें पॉसिबल उतनी नहीं हो पाती हैं। अगला है सहयोग और अगर हम बात करते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए मतलब ऐसे बच्चों के लर्निंग को एनहांस करने के लिए, उनके लिए एक बेहतर कार्यक्रम के डेवलपमेंट के लिए हमें सभी का सहयोग की आवश्यकता होती है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो अगर हम बात करते हैं तो शिक्षक हों, विशेष शिक्षक हों, तो सभी के सभी मतलब विशेषज्ञ हों, तो उन सभी की रिक्वायरमेंट होती है कि वो सभी अपने सहयोग यहाँ पर दें। लेकिन सही सहयोग ना होने की वजह से भी जो है वो समस्याएँ देखने को मिल जाती हैं। क्या हम पढ़ रहे होंगे पाठचर्या अनुकूलन किसे कहते हैं और ऐसे विकलांग बच्चों के लिए पाठचर्या अनुकूलन की ज़रूरत क्यों है? अभी तक हमने आपको बताया कि ऐसे बच्चों के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को बनाने संबंधी क्या-क्या समस्याएँ आती हैं। अब हम यहाँ पर ये पढ़ रहे होंगे कि आखिर पाठचर्या अनुकूलन क्या होती है? ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि करिकुलम एडaptation क्या है? जैसे आपने दिया है नीड फॉर करिकुलम एडaptation तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है ना कि आखिर करिकुलम एडaptation क्या होता है? तो करिकुलम एडप्टेशन का मतलब होता है कि विशेष बच्चों के लिए समावेशी विद्यालय में पाठ्यक्रम के अनुकूलन से अभिप्राय होता है पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी समायोजन से। जैसे आप जानते हैं कि एक जैसे नॉर्मल पाठ्यक्रम होगा तो वहाँ पर बच्चों को सीखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हमें एक बच्चे के लिए मतलब बेहतर पाठ्यक्रम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसी पाठ्यक्रम को मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा। उसी पाठ्यक्रम को जो है थोड़ा-सा आपको जो है वो रिकमेंडेशन हमें करना पड़ेगा।
पाठ्यक्रम का अनुकूलन से हमारा तात्पर्य होता है कि बच्चे के हिसाब से पाठ्यक्रम को बना देना ही पाठ्यक्रम अनुकूलन है, जिससे बच्चा बेहतर तरीके से चीजों को समझ सके। यह अनुकूलन जो होता है, जस्ट एक मिनट, हम बात करते हैं तो ये जो अनुकूलन होता है वो पाठ्य विषयों को लोचदार और परिवर्तनशील बनाकर अनुकूलन प्रधान विधियों द्वारा विशेष विषय प्रकरण पर अनुकूल प्रधान संदर्भ प्रस्तुत करके बालकों को उपलब्ध कराकर विशेष निष्कर्षता के विशेषज्ञ व स्रोत शिक्षण के मार्गदर्शन द्वारा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को निःशक्त बालकों के अनुकूल बनाकर सहपाठी की सहायता से विशेष सहायता शिक्षण सामग्रियों के प्रयोग से आवश्यकता पड़ने पर विशेष कक्षाएं लगाकर समुचित कक्षा प्रबंधन व शाला प्रबंधन विधियों द्वारा संभव होता है। यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि जैसे पाठ्यक्रम अनुकूलन आपने समझ लिया कि पाठ्यक्रम में बच्चों के हिसाब से परिवर्तन कर देना ताकि वो बेहतर तरीके से समझ सके, यही पाठ्यक्रम अनुकूलन है। और ये जो हम पाठ्यक्रम अनुकूलन, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि पाठ्यक्रम क्या शिक्षा विधियों में पाठ्यक्रम अनुकूलन संभव है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि जो है मूल्यांकन के प्रक्रियाओं में पाठ्यक्रम अनुकूलन संभव है। तो फिर आप ये बात ध्यान में रखें कि पाठ्यक्रम अनुकूलन जो होता है ना, वो हम हर क्षेत्र में कर सकते हैं, चाहे बच्चे का शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे बच्चे का सह शैक्षिक क्षेत्र हो, ठीक है। मतलब हर क्षेत्र में हम पाठ्यक्रम अनुकूलन जो है वो कर सकते हैं, मूल्यांकन तक में भी हम पाठ्यक्रम अनुकूलन करते हैं। तो ये चीजें होंगी जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। और इस प्रकार पाठ्यचर्या अनुकूलन जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। बच्चों की जरूरत जैसे जैसे बच्चे की जरूरत बदलती रहती है, समय जैसे बदलता रहता है, उस हिसाब से हम अपनी जो पाठ्यचर्या होती है उन्हें चीजों में परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ओल्ड एनसीईआरटी आता है, न्यू एनसीईआरटी आता है, तो क्या होता है, ओल्ड एनसीईआरटी में जो चीजें नहीं रहती हैं तो न्यू एनसीईआरटी में उन चीजों को ऐड किया जाता है, या फिर न्यू पुरानी एनसीईआरटी से कुछ चीजों को हटा दिया जाता है और फिर नई एनसीईआरटी में कुछ चीजों को एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से चीजों को मैनेज किया जाता है, यही प्रक्रिया पाठ्यक्रम अनुकूलन होती है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आज कर दिया मतलब 2024 में कर दिया है अगर पाठ्यक्रम अनुकूलन तो हम 2026 में नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पाठ्यक्रम अनुकूलन एक सतत प्रक्रिया होती है, जब जब हमें आवश्यकता होती है हम चीजों को करते रहते हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्र की भागीदारी पूर्ण रूप से जो है वो हो सके, जिससे विशेष आवश्यकता वाले छात्र की सीखने की क्षमताओं को पूरा करने के लिए एक समुचित कक्षा प्रबंधन व शाला प्रबंधन आदि विधियों का जो है वो संभव हो सके, इसके लिए हम जो है वो पाठ्यक्रम अनुकूलन करते हैं। क्या जरूरत होती है पाठ्यक्रम अनुकूलन की? तो आप जानते हैं कि मतलब समय बदलता है, समय के हिसाब से चीजों में भी परिवर्तन आता है, ठीक है। तो समाज की आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता है, जैसे समाज बदलता है, जैसे कुछ आज चीजें मतलब आज टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा ज्ञान दिया जा रहा है, किताब में भी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज की 21वीं शताब्दी वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो अगर हम बच्चों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं दिलाएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो पीछे रह जाएंगे। इसीलिए जैसे समय बदलता है, समाज की मांग बदलती है, हम बच्चों के हिसाब से पाठ्यक्रम अनुकूलन करते रहते हैं। यदि अगर बहुत लंबे समय तक किसी पाठचर्या में परिवर्तन या संशोधन न किया जाए तो परिवर्तनशील युग के लिए पाठचर्या पुरानी हो जाएगी। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए आप एक ही चीज पर अगर स्टेबल हो जाए कि 2021 का ही सिलेबस हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं होगा, तो आप जानते हैं समय बदल रहा है और समय बदलने के साथ साथ इंसान को भी उस समय के अनुसार ही बदल जाना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं बदलता है तो वो आने वाले समय के हिसाब से जो है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। जैसे आप वही जो 2000 जो है 1995 में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा था वही सिलेबस अभी आप पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप बच्चे के साथ एक गलत काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पाठ्यक्रम वो समय अलग था, आज का समय अलग है। तो समय की मांग के हिसाब से हम बच्चों को चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, जो समय की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से बच्चों को एजुकेशन भी जो है वो हम दिलाते हैं। और नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ और प्रभावी जो है वो सिद्ध नहीं होगा। अगर आप पाठ्यक्रम अनुकूलन नहीं करेंगे तो किसी भी नई चीज के बारे में फिर आप कैसे सीख सकते हैं? क्योंकि समय बदलेगा तो चीजें भी बदलेगी, लेकिन अगर आप वही पुराना रूढ़िगत पाठ्यक्रम लेकर के चलेंगे तो फिर आपको बच्चे को जो है वो नई नई चीजें सीखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा अलग प्रकार से सीखता है, हर बच्चे की अपनी-अपनी नीड होती है, तो हम एक ही प्रकार से बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? तो इसी के लिए भी पाठ्यक्रम अनुकूलन किया जाता है कि जब बच्चे अलग हैं तो हम बच्चों के हिसाब से ही चीज़ों को मैनेज करें, ठीक है? तो इसी हिसाब के लिए हम पाठ्यक्रम अनुकूलन भी करते हैं। एक शिक्षक के रूप में हमें प्रत्येक बच्चे की ज़रूरतों को जो है वो जानना चाहिए। एज़ अ टीचर हमें पता होना चाहिए कि जो कौन से बच्चे की किस प्रकार की नीड है। और शिक्षकों के रूप में हमें यह पता लगाया जाना चाहिए कि आपकी कक्षा में बच्चों के लिए क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है।
आज की कक्षाएँ मतलब जो हैं वो विविध और समावेशी हैं और पाठचर्या की जो आर्टिकल बनाते समय विद्यार्थियों की विकासात्मक अवस्था मतलब जो व्यक्तिगत अवस्थाएँ हैं, उन अवस्थाओं का भी जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम जैसे अलग-अलग बच्चे होते हैं, तो अलग-अलग प्रकार से डेवलप होते हैं। कोई चाइल्डहुड में होगा तो अलग प्रकार से डेवलप करेगा, इन्फेंसी का बच्चा होगा तो अलग प्रकार से करेगा, किशोरावस्था का होगा मतलब एडोलसेंस का होगा तो अलग तरीके से करेगा। तो समय के हिसाब से बच्चे भी अलग-अलग प्रकार से जो है वो अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो करते रहते हैं। और बालक का शारीरिक विभिन्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो जीन पियाजे हैं कई स्तरों में गुजरता है। आप जानते हैं जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जैसे-जैसे मैच्योरिटी आएगी उस हिसाब से बच्चा सीख लेगा। वो अपनी स्टेज भी देते हैं कि हाँ, इस स्टेज में बच्चा इतना चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट बात करते हैं तो जो पाठचर्या अनुकूलन होती है वो सामग्री को बहुत ही सरल तरीके से और कम करने के लिए किया जाता है ताकि कठिनाई वाले शिक्षार्थी पाठ्यक्रम में के सबसे महत्वपूर्ण भाग को जो है वो आपकी अवशोषित कर सके कि मतलब पाठ्यक्रम के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सभी को सीख सके। जो बच्चे मान लीजिए पढ़ने में कमज़ोर हैं तो उन्हें हम वो सब चीज़ें सिखा सकें जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ऐसी चीज़ों को सिखाने के लिए भी ज़रूरी होता है पाठचर्या में अनुकूलन करना। पाठचर्या जो अनुकूलन है वो सुनिश्चित करता है कि समस्त छात्रों व गुणवत्तापूर्ण सार्थक सीखने के अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए भी पाठचर्या अनुकूलन करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे विभेदित निर्देश के बारे में, जो कि आपका टॉपिक है डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन वाला आपका टॉपिक है। तो आप जानते हैं कि बच्चे अलग अलग होते हैं तो उनके सीखने का तरीका भी आप लोगों ने पढ़ा होगा लर्नर डाइवर्सिटी के बारे में। तो आप जानते हैं बच्चे अलग अलग हैं तो अलग अलग प्रकार से ही सीखेंगे। और गार्डनर कहते हैं कि बच्चे मतलब आपने गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ा होगा तो वहाँ पर पढ़ा होगा कि बच्चे जो हैं वो तो हावर्ड गार्डनर कहते हैं कि जो बुद्धियाँ होती हैं वो कोई एक दो प्रकार नहीं होता है, वो अलग अलग बुद्धियाँ होती हैं बट ये आपस में अंतर संबंधित होती हैं। तो आपस में ये बुद्धियाँ जो होती हैं तो सभी बच्चों के अंदर ये बुद्धियाँ पाई जाती हैं, किसी में कुछ की तो किसी में ज़्यादा पाई जाती हैं। और जब सभी में अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं तो एक ही तरीके से बच्चों को पढ़ा देना ये उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि आप बच्चे की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके पढ़ाने का एक ऐसा तरीका अपनाएं जिससे पढ़ाने का ही नहीं मतलब मूल्यांकन का भी हर चीज़ में शिक्षण विधियों को भी बच्चों को प्रोवाइड करने में बच्चे के पाठ्यक्रम से संबंधित हर मतलब जो करिकुलम है, ठीक है, उससे संबंधित मैं बार बार पाठ्यक्रम बोल रही हूँ, इसका मतलब सिलेबस मत समझ लीजिएगा, ठीक है, मतलब पाठचर्या की ही बात कर रहे हैं। तो ये जो पाठचर्या है बच्चे के लिए जिस पाठचर्या के निर्माण कराया जा रहा है मतलब उनको समझाना है, उसको समझाने के लिए हमें डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग प्रकार से चीज़ों को उनको प्रोवाइड करवाना होगा। एक बहुत फेमस लाइन है आपकी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान है, लेकिन यदि आप एक मछली से यह सोचो कि वो सीढ़ी पर चढ़ेगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मतलब हर बच्चा अपने आप में कुशल है, उसके अंदर योग्यताएँ हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में है। जैसे मान लीजिए अभी कोई मुझसे कहे कि आप डांस जो करो, ठीक है, तो हो सकता है कि मुझे बहुत
बहुत अच्छा डांस ना आता हो, लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप स्पेशल के बारे में कुछ बताओ या स्पेशल के बारे में आप आगे और कोर्स करो, स्पेशल में ही आप जो है वो जाओ, तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी उसमें है और मुझे ऐसा भी लगता भी है कि हाँ मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ, तो फिर ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मुझसे बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप स्पोर्ट में बेहतर करो या फिर आप जो है वो बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, तो फिर वो चीज़ें, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है और फिर वो चीज़ें मुझसे होंगी भी नहीं। उतना होने को तो इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या बात है कि आप उतने इंटरेस्टेड वे भी नहीं करेंगे तो उसमें असफलता से ज़्यादा मतलब उसमें सफलता से ज़्यादा असफलता के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है कि इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट है कि मतलब एक मछली पानी में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। अगर आप ये सोचो कि वो पेड़ पर चढ़ जाए, ठीक है, या हवा में जो है वो बेहतर प्रदर्शन करे, तो हवा में और पेड़ पर वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, वो पानी में बेहतर कर सकती है। तो बच्चे अलग अलग एबिलिटी के साथ होते हैं, तो जिस क्षेत्र में उनका बेहतर प्रदर्शन हो सकता है उस क्षेत्र में करवाइए। तो विभेदित निर्देश जो है वो शिक्षण का एक तरीका है, मतलब पढ़ने सीखने सिखाने का एक तरीका होता है, जिसमें शिक्षक छात्र की आवश्यकता के अनुसार जो है वो प्रतिक्रिया देता है। मतलब बच्चे की नीड को यहाँ पर फुलफिल किया जाता है और छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक विषय वस्तु जो होता है कि मतलब क्या पढ़ाना है बच्चों को, ये भी डिसाइड करता है कि जैसे अलग अलग बच्चे हैं तो अलग अलग क्षेत्र में इनकी रुचि होगी, तो किस क्षेत्र में किस बच्चे की रुचि है और क्या बच्चे को पढ़ा करके उसकी एबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, ये यहाँ पर चूज किया जाता है। प्रक्रिया चूज की जाती है कि कैसे पढ़ाएं। सभी को लेक्चर मेथड तो समझ में नहीं आएगा ना, या सभी तो जो है वो श्रवण शिक्षार्थी नहीं हो सकते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं। तो जो बच्चा जैसे सीख सकता है उसको ऐसे सिखाने का जोर दिया जाता है। उत्पाद पर जोर दिया जाता है कि बच्चा जो सीखा हुआ है उसका प्रदर्शन भी अच्छा कर सके। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको अलग तरीके से सिखा दो, अलग सब्जेक्ट सिखा दो, मूल्यांकन के तरीके में भी डिफरेंस रखोगे। जैसे मान लीजिए 5 बच्चा अगर स्पोर्ट में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, तो आप उन 5 के लिए जिस प्रकार से भी वो अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करना चाहते हैं वैसा आप उनको जो है एनवायरनमेंट दीजिए उनकी योग्यता के प्रदर्शन के लिए। तो यही आपका विविध निर्देश होता है, जहाँ पर हम छात्र की विभिन्न जो योग्यताएं होती हैं उनका अवलोकन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं उन चीज़ों को और समझ करके फिर उसी के हिसाब से उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो हम देते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि अगर आप जैसे विज्ञान पढ़ा रहे हैं और बच्चों से कह रहे हैं कि मतलब आप कोई टॉपिक दे रहे हो कि ठीक है सूर्य के बारे में हमें बताओ, ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हो जाएंगी कि ये आपकी हो जाएगी कि जहाँ पर आप एक समान ही, जैसे मान लीजिए आप सारे बच्चों से कह रहे हो कि ठीक है आप जितने ग्रहों के नाम है ग्रहों के नाम लिखिए, तो सारे बच्चों से एक जैसा ही सवाल आप दे रहे हो तो वो विभेदित निर्देश नहीं होगा, वो परंपरागत शिक्षण होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप विभेदित निर्देश अपनाएंगे तो आप कहेंगे कि आपको मतलब जो भी आपको अंतरिक्ष के बारे में जो भी चीज़ें पता है उस सब चीज़ों के बारे में आप लिखो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कह सकते हैं, जहाँ पर बच्चा अपने हिसाब से जो उसको समझ में आएगा, जो टॉपिक उसको अच्छा लगेगा उस हिसाब से फिर अपना बच्चा लिख पाएगा। एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ पर, जो विभेदित निर्देश है उसको मतलब वो कैरोल एंड टॉमलिंसन जो हैं उन्हीं जिन्हें विभेदित निर्देश के लिए जाना जाता है, बहुत फेमस व्यक्ति हैं आपके ये जो डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन में, तो आप इनका नाम ध्यान रखेंगे। विभेदित निर्देश में 4 क्षेत्रों में विभेद किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम कंटेंट देखते हैं कि आखिर हम पढ़ाएंगे क्या। ठीक है, छात्रों को आसानी से समझने के लिए शिक्षक ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अनुसार विषय वस्तु का जो है विभाजन करता है कि क्या पढ़ाना है वो। दूसरा प्रक्रिया देखता है कि हमें विभेदन के बाद शिक्षण देखता है किस प्रकार की विषय वस्तु हम बच्चों को पहुँचानी चाहिए, मतलब क्या कैसे हम विषय वस्तु तक बच्चों के जो है वो क्या प्रोसेस रहेगा हमारा अपनी कंटेंट को बच्चे तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद हम उत्पाद पे चेक करते हैं कि जब बच्चे ने पढ़ लिया है चीज़ों को तो वो हमें कैसे बताएगा, एक्सप्रेशन कैसा होगा, मौखिक में बताए, लिखित में बताए, जैसे भी वो व्यक्त कर सकता है उस हिसाब से हमें चीज़ों को मूल्यांकन में भी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अधिगम जो इन्वायरमेंट होता है उसमें भी हम विभेदित निर्देश और जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, भौतिक और जो भी आपका मनोवैज्ञानिक दोनों ही तत्व जो है वो प्रभावित करते हैं। जिसमें अगर हम बात करते हैं भौतिक चीज़ों में तो कक्षा में हर समय जो मतलब हर सामान की जो व्यवस्था है, और मनोविज्ञान में शिक्षक का व्यवहार है ऐसा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पर पेपर नंबर 10 के कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जिन्हें आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। जैसे SCSA पूछा जाए तो सर्व शिक्षा अभियान होता है, IEDSS पूछा जाए। ठीक है, मैंने ऊपर पढ़ा दिया है सारी चीज़ों को। तो ये आपका होता है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज। और UNCRPD पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। NEP पूछा जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
आइडिया पूछा जाए तो इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी एजुकेशनल एक्ट आपका होता है। रमसा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आपका होता है। एनसीईआरटी होता है आपका, जैसे हम नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। यूडीएल होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग कहते हैं। और एनसीटी होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो कि इसी पेपर से रिलेटेड है। जैसे आपसे डिफरेंशियल इंडक्शन जो है उसके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मतलब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला आपका इसमें एक टॉपिक आता है जिसमें आपको दिया जाता है कि मतलब ये 4.3 है आपका। ठीक है, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस के बारे में, एडेप्टेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है और मॉडिफिकेशन क्या है, इसके बारे में जानना है। ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि आवाज़ से क्या तात्पर्य है, ये पूछ लेगा संशोधन से क्या समझते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अनुकूलन हमने आपको बताया कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जो बच्चे को बेहतर सिखाने के लिए, बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उनको सिखाने के लिए हम चीज़ों में बच्चे के हिसाब से परिवर्तन लाते हैं, वही आपका अनुकूलन होता है। यहाँ पर हम अनुकूलन सिर्फ किसी एक चीज़ में नहीं कर रहे होते हैं, पढ़ाने के तरीके में भी करते हैं, सामग्रियाँ जो है उनमें भी करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन में भी हम अनुकूलन करते हैं, भौतिक जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसमें भी अनुकूलन किया जाता है। अभी रिसेंटली आपने एक क्वेश्चन देखा होगा जहाँ पर आपसे पूछा गया था कि मतलब जो अनुकूलन होता है क्या वो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो बाधा रहित इन्वायरमेंट होता है क्या वो सिर्फ भौतिक इन्वायरमेंट तक सीमित रहता है। तो वहाँ पर आप बताएंगे कि नहीं, जो ये आपका ये मतलब आपका किया जाता है तो वो सिर्फ भौतिक इन्वायरमेंट तक सीमित नहीं होता है। सेम ऐसे ही जो अनुकूलन किया जाता है वो किसी एक पक्ष को नहीं देखता है, ये सारे पक्षों में किया जाता है। जैसे जैसे बच्चे की नीड हमें समझ में आने लगती है उस प्रकार से हम बच्चे के हिसाब से चीज़ों को बनाते रहते हैं। ये लचीली मतलब जो गतिविधियां हैं, पाठ्यक्रम अनुकूलन लचीला होना चाहिए ताकि हम छात्रों को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और कक्षा में सफलता जो है वो प्राप्त कर सके। एक समानता जो है हम बच्चों को प्रदान कर सके, मतलब समानता का मतलब है उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी हम चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएँ। और इन सब चीज़ों के लिए जो है वो अनुकूलन आपका किया जाता है। और ये दो प्रकार से किया जाता है। जैसे जो आपका अनुकूलन होता है ना, मान लीजिए ये आपका एडेप्टेशन है, तो ये एडेप्टेशन दो प्रकार से होता है। एक आपका होता है किसमें, एक आपका होता है एकमोडेशन की तरफ से। ठीक है, एक आपका होता है एकमोडेशन। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है मॉडिफिकेशन। दोनों अलग अलग होते हैं, एकमोडेशन और मॉडिफिकेशन अलग होता है। जैसे आवाज़ की बात करते हैं तो आवाज़ जिसे हम क्या कहते हैं, एकमोडेशन कहते हैं। एकमोडेशन का मतलब होता है जब हम अपने मानक में चेंज ना लाएं लेकिन हम बच्चे के हिसाब से चीज़ों को थोड़ा सा ज़रूर परिवर्तन लाने का प्रयास करें। जैसे समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं बहुत मतलब आपको बहुत ऐसे लाइफ से जोड़ करके थोड़ा एग्जांपल देने का प्रयास करती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा भोजन बनता है जो आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स नहीं खाते हैं। मतलब एक जैसे घर में क्या होता है कि एक मान लीजिए आप कोई एक सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कद्दू की सब्जी बन रही है। अब कद्दू की सब्जी सारे लोग तो नहीं खाएंगे, या फिर आलू की सब्जी है तो आलू की सब्जी सारे लोग तो नहीं खाएंगे, कोई ना कोई ऐसा होगा उसमें। ठीक है, होते भी हैं हमारे घर में कि जो ये कहेंगे कि हमको ये पसंद नहीं है, या फिर आज हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे। अगर आप वहाँ पर क्योंकि अब आपको थोड़ा तो परिवर्तन लाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप उस सब्जी को ही चेंज कर दो, चाहे उसी सब्जी को थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन ला दो उस सब्जी के रूप में, फिर आप उनको प्रोवाइड करो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना उनकी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए वो कह रहे हैं कि हम आलू की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं उनके लिए, या तो दूसरी सब्जी प्रोवाइड करवाएंगे या तो उसी आलू की सब्जी को आप मैश करके आप उनके रोल बना करके रोटी में दे सकते हैं। तो फिर उनको पता भी नहीं चलेगा, वो चीज़ें खा भी लेंगे। तो यही आपकी ये दोनों प्रक्रियाएं ही की जाती हैं। आवाज़ का मतलब होता है जब हम अपने मानक में चेंज ना करें, मतलब हमने सब्जी नहीं बदली है, सब्जी के रूप में परिवर्तन लाया है। सेम ऐसे ही जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हो, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने मानक में चेंज ना करें। जैसे मान लीजिए हमने सभी को जोड़ पढ़ाया है तो हम सभी को जोड़ पढ़ाएंगे। अगर हम बिना कैरी वाला जोड़ पढ़ा रहे हैं तो बिना कैरी वाला पढ़ाएंगे, कैरी वाला पढ़ा रहे हैं तो कैरी वाला जोड़ ही पढ़ाएंगे। हम अपने मानक में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको अपने पास बुलाएंगे, कॉपी पर उसके समझा देंगे। या फिर कोई बच्चा है जो देख नहीं पा रहा है पीछे बैठ करके, तो उसको आगे बैठा देंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ाएंगे वही टॉपिक, हमारा स्टैंडर्ड वही रहेगा, पढ़ाने का तरीका मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो हमारा कैरिकुलम है, वो नहीं हम चेंज करेंगे, उसमें हम परिवर्तन नहीं लाएंगे। उसको समझाने के तरीके में जब हम चेंज लाते हैं, ठीक है, या मूल्यांकन के तरीके में हम चेंज लाते हैं, वो आपका किया जाता है, क्या होता है, वो आपका आवास होता है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे एनसीईआरटी कहता है तो किसी छात्र की ज़रूरतों को समायोजित करने के लिए मूल्यांकन सामग्री, पाठ्यक्रम या कक्षा के माहौल को समायोजित जो है वो आपका इसमें शामिल होता है। तो अगर हम उसके मानक में चेंज ना करें, सीधा सीधा हम बच्चों को जो सामग्रियां हैं उसको तोड़ मरोड़ कर बच्चों को प्रोवाइड करें, लेकिन सामग्री वही होगी, तो ये आपका कहलाता है आवाज़। और जो आपका संशोधन होता है, तो संशोधन का मतलब होता है कि बच्चे के हिसाब से हम अपने स्टैंडर्ड में भी परिवर्तन ला दें। सपोज दैट जैसे आपके सिलेबस में 25 टॉपिक दिए गए हैं, ओवरऑल 5 यूनिट है, 5 यूनिट पे हर यूनिट में 5 सब यूनिट है, और अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो लगभग 25 टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है, जैसे मान लीजिए कोई मानसिक मंद बच्चा है, तो वो 25 के 25 टॉपिक तो अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पाएगा, या फिर नहीं, ना तो उसको प्रॉपर तरीके से समझ पाएगा। तो हम ऐसे बच्चों के लिए क्या करेंगे, पाठ्यक्रम के मानक में परिवर्तन ला देंगे कि हम उनको 20-25 मतलब 20 टॉपिक कोई ऐसा चूज कर लेंगे, या 15 टॉपिक चूज कर ले रहे हैं जो कि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बस वही 15 टॉपिक उनको अच्छे से प्रिपेयर करवा देंगे ताकि उनका एग्जाम बेहतर निकल जाए, या फिर वो उस क्षेत्र में अच्छा कर जाएं। तो जब हम अपने स्टैंडर्ड में परिवर्तन ला देते हैं, फॉर एग्जाम्पल घर पे मान लीजिए आलू की सब्जी बनी है और बच्चों को आलू की सब्जी नहीं पसंद है, तो हम उस आलू की सब्जी को जो है वो उनको ना दे करके हम किसी दूसरे कद्दू की सब्जी उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। हमने पूरी तरह से सब्जी को ही चेंज कर दिया, उसके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं लाया, पूरी तरह से सब्जी को ही बदल दिया है। तो ऐसे ही जब हम क्या करते हैं कि बच्चे को मतलब चीज़ें प्रोवाइड करवाने के लिए हम कैरिकुलम के किसी अंश में परिवर्तन ला देते हैं, पूरी तरह से चेंज कर देते हैं उन चीज़ों को, वो आपका क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है। मानक में परिवर्तन ला दिया जाता है यहाँ पर। तो यह संशोधन जो है वो पहुंच प्रदान करने या प्रदर्शन की जवाबदेही हासिल करने के लिए मूल्यांकन घटकों के सावधानीपूर्वक चयन की जो है इसमें आवश्यकता होती है। तो संशोधन में जो है वो छात्र की जरूरतों को समायोजित करने के लिए सीखने के लक्ष्यों और शिक्षण प्रक्रियाओं, असाइनमेंट या आकलन में बदलाव करना जो है वो आपका शामिल होता है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपका मतलब जो आपकी ये प्रक्रियाएं हैं, आवाज़ की प्रक्रियाएं, तो वहाँ पर हम जो होता है वो सामग्री में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है, मतलब समायोजित कर रहे होते हैं हम चीज़ों को, दूसरे में हम पूरी तरह से बदल रहे होते हैं चीज़ों को बच्चे तक प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। तो ये आपका पूरा यूनिट जो 4th है वो आपका यूनिट 4th यहाँ पर कंप्लीट होता है, और मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको यूनिट 5th करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं हुआ है। तो मैं आपको यूनिट 4 जो है वो मैं आपको अगले टॉपिक में जो है वो मतलब नेक्स्ट वीडियो मैं आज ही आपको दे दूँगी, थोड़ा टाइम लेकर के 1-1.5 घंटे की, फिर मैं आपको अगला वीडियो दे दूँगी जहाँ पर आप उन वीडियो के माध्यम से अपना यूनिट 5th भी मेरे साथ कवर कर रहे होंगे। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं सारे करवा दूँगी, बस आप भरोसे के साथ जो भी करवाया जा रहा है उसको आसानी से पढ़िएगा। थोड़ा गला खराब है जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू जो है 1 घंटे नहीं बोल पाऊंगी, और लेकिन मैं आपको वीडियो जो है वो थोड़ी रेस्ट के बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, और जो भी आपको अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर के फिर आप कमेंट कर सकते हैं, वो टॉपिक भी मैं कोशिश करूँगी कि एग्जाम से पहले मैं आपको चीज़ें समझा दूँ। तो वीडियो फिर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर तो आप ज़रूर ही किया करिए, लाइक आपके ऊपर है, आप करें ना करें, बट आप शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे बच्चे को लाभ हो सकता है, ठीक है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और जो है दूसरे बच्चों को भी थोड़ा लाभ हो जाएगा। तो आप शेयर ज़रूर करें, ठीक है। लाइक आपके ऊपर है, आपको पसंद आए तो फिर आप लाइक करें, नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं है।